नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दबंगई से परेशान होकर एक परिवार पलायन करने को मजबूर है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव टुकसान से मामला सामने आया है, जहां पर दबंगों के डर से एक परिवार घर से पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने घर के बाहर पोस्टर लगाकर लिखवाया है कि ये मकान बिकाऊ है और जानकारों की माने तो प्रधान और दबंग के डर से एक महिला परिवार सहित गांव छोड़कर जाने को मजबूर है। पीड़ित महिला का आरोप है कि घटना के 21 दिन बाद भी पुलिस के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई है और जिसके चलते दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर में घुसकर महिला के साथ लाठी और डंडों और बेल्टों से मारपीट तक किए जाने की बात सामने आई है। तो पीड़ित परिवार ने मकान बिकाऊ का पोस्टर भी लगा दिया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस पर रिपोर्ट न लिखने का आरोप लगा है। एक महिला परेशान है, पलायन करने को मजबूर है, लेकिन पुलिस है कि एक्शन लेने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी पर आज विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर कुछ अहम लोगों के बयान सामने आए हैं। सीओ सिटी का पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है और इसके साथ ही पीड़िता ने क्या कुछ कहा है हमसे बातचीत के दौरान, वो सुनिए। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच पुराने बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है। इस विवाद के चलते दिनांक 5/10/2023 को हुई मारपीट की घटना के संबंध में पीड़िता से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष 164 CRPC का बयान अंकित कराए गए। बयान के तत्क्रम में आवश्यक विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता अपने गांव में ही निवास कर रही है। गांव में शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। प्रभावी पुलिस गश्त की जा रही है। एक ही परिवार के 5 अक्टूबर के दिन मैं घर पे अकेली काम कर रही थी। अचानक मुकेश प्रधान के परिवार, गोपाली के परिवार और लीला सिंह के परिवार मेरे घर के गेट तोड़ के घुस जाए। आते ही मुझे तोड़ फोड़ करने लगे, फिर मुझे लाठी डंडों बेल्टों से बुरी तरीके से मारे। थाने पे मैंने 112 पे कॉल करे, 112 पे फ़ोन नहीं मिलने के कारण मैं थाने गई हूँ। थाने पे पहले से मुकेश प्रधान और उसके साथी वहाँ मौजूद हैं। मुझे थाने से गाली दे के भगा दिया गया। फिर 26 ऐसे ही वहाँ पे राह चलते किसी ने हमें नाम बताए तो उनके तरह पे हमारा FIR दर्ज हुआ 26 अक्टूबर के दिन। फिर 28 अक्टूबर के दिन मुझे बंधक बना के मेरे घर के आधे मकान तोड़ दिया गया। सुरेंद्र सिंह दरोगा किस प्रधान यहाँ पे मौजूद है सर और मुझे धमकी देते घर पे आके रोज यूँ कहते कि तुझे जान से मार दूंगा कि तुम्हारा ये घर हमारा नाम कर दे या ये गाँव छोड़ के चली जा। तो मुद्दे की बात में आज इसी को लेकर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, क्यों लोगों को इस हद तक परेशान होना पड़ रहा है, क्यों दबंगों का जो समर्थन है वो यहाँ पर नजर आता है, क्यों दबंगों पर एक्शन नहीं होता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल महेश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ में है, जो कि पूर्व DGP हैं रहे हैं यूपी में, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता हाथरस से प्रशांत पौरुष है, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत के पास जाएंगे, उससे पहले महेश चंद्र जी के पास में जाते हैं, जो कि पूर्व DGP रहे हैं उत्तर प्रदेश में। महेश जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। महेश जी, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे एक महिला इस हद तक परेशान हो चुकी है कि उसने अपना घर छोड़ने का तक बात कह दी है। अब आप समझ सकते हैं कि घर इंसान पूरी जिंदगी मेहनत कर बनाता है और किस हद तक ये महिला परेशान रही होगी। 21 दिन हो चुके लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप मानेंगे इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही या मिली भगत में सीधे तौर पर कहूं तो दबंगों से निकल कर आ रही है? ये संभव है कि ये पुलिस की लापरवाही या मिली भगत हो। जब तक वैसे दोनों पक्ष के तथ्य न जाने जाए तब तक कोई विश्वसनीय निष्कर्ष में नहीं दे सकता, लेकिन संभावना है ऐसी जो आप बता रही हैं। क्योंकि जैसा कि महिला का कहना है कि घटना 5 अक्टूबर को हुई और उसकी FIR 26 को लिखी गई, तो कोई देरी क्यों हुई ये जरा मतलब जांच का विषय है। यद्यपि ऐसा भी है कि कभी कभी ड्रामेबाजी में भी लोग ऐसा कर देते हैं कि मेरी समझ नहीं आता, गांव तो छोटी सी जगह है, उसमें इतना बड़ा पोस्टर छपवाने का जो आप दिखा रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता? अगर एक छोटा सा कोई लिख दे तब भी गांव में लोग जान जाएंगे। इतने बड़ा पोस्टर जो है ये शोबाजी में ज्यादा इंडिकेट करता है। इतना छपवाने में तो काफी पैसा भी लगा होगा। तो लेकिन ये संभावना है कि पुलिस की लापरवाही हो कि 5 की घटना 26 में क्यों लिखी गई, इसकी जांच की आवश्यकता है। और जिसने देरी की
उसके विषय में कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूँ। आपने दोनों नजरियों से इस चीज को देखा कि भाई इतना बड़ा पोस्टर छपवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन महेश जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंसान ये कदम तभी उठाता है जब इंसान पीड़ित हो, जब इंसान हार चुका हो चीजों से। और क्या आप मानेंगे कि पुलिस या सिस्टम में कुछ बदलाव की जरूरत है? क्योंकि इस तरीके से अगर लोगों का या जो पीड़ित लोग हैं उनका साथ न देकर दबंगों के लिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर समर्थन ही कहा जाएगा, अगर आप इतना लंबा वक्त लेते हैं सिर्फ और सिर्फ FIR दर्ज होने में, तो एक्शन क्या लेंगे ये तो हम अंदाजा आपकी इस कार्यशैली से ही लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव होने चाहिए? ऐसे पुलिसकर्मी जो इस तरीके की घटना करते हैं, ये पूरे पुलिस विभाग पर भी सवालिया निशान लगवाते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं पुलिस विभाग को। तो ऐसे लोगों पर एक्शन हो ताकि पूरा का पूरा विभाग सवालों के घेरे में ना आए। यदि इस महिला का बयान ये सही है कि घर में घुस के उन्होंने मारपीट तोड़फोड़ की, हाँ। तब तो निश्चित रूप से पुलिस का एक्शन जो है वो कंडेमनेबल है और उस हालत में संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप जो कहती हैं कि सुधार की आवश्यकता है पुलिस में, तो क्या हर जगह सुधार की आवश्यकता तो हर जगह रहती है, पुलिस में भी बहुत अधिक है। तो इसका तो प्रयत्न करना ही चाहिए उच्चाधिकारी को, साथ में भी देखना चाहिए। बट लेकिन ये अवश्य देखने की बात है कि क्या ये जो बात कही है एक तरफा हम सुन रहे हैं, दूसरी पक्ष को तो सुन रहा नहीं, तो इसलिए ये कि सही है कि नहीं है। मुझे बहुत शक हो रहा है, इस पोस्टर को देख के बहुत शक हो रहा है इंटेंशंस पर, क्योंकि गांव इतनी छोटी सी जगह है कि उसमें छोटा लिख दिए पूरे गांव में बात फैल जाती है। अब ये उसमें इतना बड़ा पोस्टर लगाने से लगता है कि दिखाने का ज्यादा इरादा है। ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ में सपा प्रवक्ता लखनऊ से विवेक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका विवेक जी के न्यूज इंडिया पर। विवेक जी, एक तरफ एक महिला परेशान है, उसके साथ लाठी डंडों बेल्ट से मारपीट होती है, वो अपना घर छोड़ने तक को मजबूर हो गई है, पलायन करने की बात उसने कही और एक बड़ा सा पोस्टर चस्पा किया है। आपको क्या लग रहा है, कहां पर लापरवाही रही है? क्या पुलिस ने महिला की मदद नहीं की, इसी के चलते महिला को एक कदम उठाना पड़ा है, या फिर ये दिखावा है? दिखावा भी उसे, जैसा कि महेश जी ने कहा कि भाई इतना बड़ा पोस्टर छपवाने की क्या जरूरत है? गरिमा जी, मैं पहले तो मंच पे हमारे चूंकि पूर्व DGP हैं और उससे भी बड़ी बात की वो अभिभावक स्वरूप हैं महेश चंद्र द्विवेदी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। एक सम्मानित पद पे रहे हैं और चूंकि हमारे समाज से भी आते हैं, ब्राह्मण समाज से, तो उनको मैं विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ। देखिए गरिमा जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि आदरणीय DGP महोदय को, पूर्व DGP महोदय को हो सकता है कि इंटेंशंस पे डाउट हो, हाँ। बट आपका इंटेंशन तभी डाउटफुल लगता है जब आप प्रशासनिक नजरों से देखते हैं, एक भावनात्मक और सामाजिक नजरों से जब आप देखते हैं और सरकार और प्रशासन तंत्र जब आपको अनदेखी करता है आपकी। तो ये तो भगत सिंह ने भी कहा था कि जब कान बहरे हो जाए तो ऊंचे धमाकों की आवश्यकता होती है। तो ये अगर लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति उसने दिखाई इस परिवार ने, और जिससे कि सरकार की छवि प्रभावित हो रही है, प्रशासन की छवि प्रभावित हो रही है, और तभी शायद मीडिया के कैमरे इस पोस्टर को देखने के लिए वहां तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है ये उसका बिल्कुल संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीका था और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके केवल चुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, आए दिन वो कहीं ना कहीं प्रचार में फायर ब्रांड की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के 100 विधायक भी मध्य प्रदेश के चुनाव में भेजे गए थे। तो जब क्षेत्र पूरी तरह से एक अनाथ की तरह से प्रशासनिक अमले की तानाशाही की भेंट चढ़ रहा है, आम जनमानस की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, और ये वास्तव में सत्य है। मैं आपको बताऊं, मुझे जिस दिन लगाना होगा मैं इसका 10 गुना बड़ा पोस्टर लगवाऊंगा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही एक प्रकरण झेल रहा हूं अपने पारिवारिक मसलों को लेकर। लेकिन चूंकि अभी हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के समस्याओं को सरकार जो है राजनीतिक द्वेष और प्रतिद्वंदिता की नजर से देखती है, तो उसको मैं यहाँ पे लाना नहीं चाहूंगा, डिबेट डिरेल हो जाएगी। लेकिन ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं है, ये व्यवस्था पूरी तरह से कबीले की तरफ तब्दील हो रही है। उसका कारण सुन लीजिए। आज कानपुर के मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा का शव बरामद हुआ है, जिसके साथ बड़ा बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे वायरल है वो खबर, और बताया जा रहा है कि उसके साथ बहुत दरिंदगी की गई है। इसी तरीके से तालिबानी सजा दी गई है आशीष पांडे, ब्राह्मण थे, उन्हें बर्बरता पूर्वक घर से उठा के इतना पीटा गया बांध करके पेड़ से कि उनके गाल सूज गए, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक समाज विशेष के लोगों का दमन किया जा रहा है, पलायन की खबरें जारी हैं, लेकिन सरकार इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पे आऊं तो इसका एक कारण है, ये जो शिकायतकर्ता जब थाने जाते हैं तो आपराधिक सांठगांठ और खास करके थाने के जो कारखास होते हैं, जो वसूली करते हैं, ये
इस तरीके से व्यवहार आचरण कारित करते हैं जैसे लगता है कि जो जिम्मेदार है उस अपराधी को वो अपना दामाद बनाना चाहता। वो चाहे तो भी वो ना वो कितना भी कई बार देखा गया कि पीड़ित जो होता है उसको लॉकअप तक में डाल दिया जाता है। मुझे लगता है कि यानी शिकायत आपको शिकायत विवेक जी सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि पुलिस व्यवस्था से भी है। मैं व्यवस्था पे ही आ रहा हूं। उसका कारण है आप एफआईआर को ऑनलाइन करिए। एफआईआर को ऑनलाइन करने का अर्थ ये होगा कि कोई भी अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। लेकिन सर वो तो बहुत पहले से है, वो प्रक्रिया तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। ऐसा तो नहीं है कि आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते एफआईआर। अभी जो एफआईआर होती है केवल वो लॉस्ट और फाउंड या 7 साल से जो कम वाले छोटे प्रकरण है उनमें होती है दर्ज। आप इसका प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। लेकिन जब ऑनलाइन एफआईआर आप करेंगे तो उसकी जांच होना आवश्यक हो जाएगा। और जब जांच में अगर मान लीजिए कि ये गलत पाया जाता है तो उस पर आप 151, 716 जैसे प्रावधानों को लागू करिए ताकि वो दोबारा भविष्य में ऐसी गलती ना करे। लेकिन जिस तरीके से आप थाने में किसी गंभीर प्रकरण को लेके जाते हैं और वहां पे एफआईआर के नाम पे आप ही को प्रताड़ित किया जाता है, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और प्रशासनिक व्यवस्था से भरोसा उठने जैसा होता है और पीड़ित को अति पीड़ित करने जैसा है। आईजीआरएस एक व्यवस्था बनाई गई थी पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को 74 अधिकारियों को, जिसमें आईएएस, आईपीएस और पीपीएस लेवल के अधिकारी थे, उन सभी को नोटिस जारी करना पड़ा। कारण पूछा गया कि आपने गलत खबर रिपोर्ट क्यों लगाई। लेकिन आईजीआरएस तो एक ऐसी व्यवस्था बन के रह गई है जिसमें पीड़ित अति पीड़ित हो रहा है, पैसे लेकर के गलत रिपोर्ट लगा दी जा रही है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक ढांचा है वो पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की तरफ जा रहा है। योगी जी बिल्कुल गंभीर नहीं, क्योंकि उनको लोकसभा भेजा जा रहा है, उनको पता है कि उनका पद जाने वाला है। और ये ठीक है सर, वो एक राजनीतिक चर्चा है। ठीक है सर, ठीक है, वो एक राजनीतिक चर्चा है, वो उस पर बात नहीं करते हैं। पूर्व डीजीपी के पास एक बार फिर से जाएंगे, उसके बाद अपने संवाददाता को छोड़ेंगे। महेश जी देखिए, बात वही निकलकर सामने आ रही कि सरकार से शिकायत होना लाजमी है, विपक्षी अपने सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन प्रशासन पर जब सवाल उठने लग जाए तो वो सवाल बड़े हो जाते हैं। और पुलिस के रवैये की बात हो रही है। देखिए, पुलिस के रवैये को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, पुलिस ने अपनी छवि को सुधारने के लिए कई तरह की खुद कैंपेन्स भी किए हैं, मित्र पुलिस का चेहरा दिखाने की कोशिश कई बार की गई है, लेकिन अक्सर घटनाओं में पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आप स्वीकार करेंगे इस बात को, और क्या सुधारने की जरूरत है इन चीजों को? मैं पहले भी कह चुका हूं कि सुधार की संभावना तो हर जगह, हर स्थान पर रहती है। हाँ। और इन चीजों को सुधारने की आवश्यकता भी है, परंतु घटना विशेष में जब तक जांच पूरी न कर ली जाए तब तक एक पक्ष की तरफ किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना ये उचित नहीं होगा। मैं ये बात पुनः रिपीट करूंगा। और दूसरी बात यह कि पुलिस तो चाहे किसी भी पक्ष को, 2 पक्ष है, जिसको भी पकड़ेगी उसके खिलाफ शिकायत तो, नाराजगी तो होगी, शिकायत तो हो या न हो, नाराजगी तो होगी। तो कुछ न कुछ असंतोष पुलिस के प्रति होना उसके कार्य में ही, के गुण में ही सम्मिलित है। जो कार्य करती है पुलिस, उससे किसी न किसी पक्ष को असंतोष होता है, जनता को होता है, शासन में भी होता है, दलों में होता है असंतोष। तो इस सब लेकिन पुलिस को अपना व्यवहार स्वयं में निष्पक्ष रखना चाहिए। इन चीजों को पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे मीडिया इसको उछाले और चाहे पब्लिक उछाले। उनको अपना व्यवहार सही रखना चाहिए निष्पक्ष रूप से, और ये उच्चाधिकारियों को करना चाहिए, उनका कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे सर। प्रशांत पौष हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता हैं हाथरस से, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, पूरा मामला क्या है, एक बार आप विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि महिला पीड़ित है और महिला ने शिकायत की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस की ओर से क्या रवैया अपनाया गया, क्या कार्रवाई अब तक की गई है, पूरी अपडेट के साथ खबर बताएं। यहाँ मैं बता दूं, ये पूरा मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव टुकसान का है, जहां पर एक महिला के घर पर घुसकर पूर्व प्रधान व उसके परिवार के लोगों ने महिला के साथ मारपीट की और उसके मकान पर कब्जा भी किया है। पीड़ित महिला सुनीता द्वारा अपने घर पर एक पलायन का बैनर भी लगाया गया, वहाँ दबंगों के डर से वह अपने घर बेचने को तैयार है। सुनीता ने इस पर कई लोगों को, पुलिस सहित प्रशासनिक कई अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना ये 2 माह पुरानी बताई जा रही है सुनीता द्वारा, लेकिन इसकी जो एफआईआर दर्ज की गई वो 21 दिन बाद थाना हाथरस गेट में कुछ धाराओं में दर्ज की गई है। और जो पुलिस ने जो 164 के बयान कराए थे, महिला का आरोप है, जो बयान कोर्ट में जो कराए थे, वहां पर एक मणिकांत नाम का जो बाबू है, उसने 164 के बयान भी बदल दिए गए हैं।
बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए बयान बदले जाने की बात सामने आ रही है, ये बड़ी बात है। महेश जी, आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से मामले में सब संदिग्धता जो है वो दिखाई दे रही है। पीड़िता के बयान बदल दिए जाते हैं, खुद पीड़िता को ही परेशान किया जाता है। एक नहीं, कई मामलों में हमने अलग अलग थानों से इस तरीके के रवैये को देखा है पुलिस का। ये कितना गलत नजर आता है। और ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन का ये रवैया कई बार सरकार पर भी सवाल उठाता है। और वहां पुलिस वाला उसको नहीं लिखता है, पुलिस वाले ने बदल दिए। ये बयान इटसेल्फ रॉन्ग है टोटली। वो पुलिस के कोई ऑफिसर वहां प्रेजेंट भी नहीं होता, मजिस्ट्रेट के सामने अकेले में बयान लिए जाते हैं। तो उसमें जो बयान लिए गए हैं वो बदल दिए गए। ये स्वयं एक संदिग्ध बात है, कैसे बदल दिया जाएगा? या तो कहीं मजिस्ट्रेट भी मिल गया था जिसके सामने लिया गया बयान, वो मिला हुआ था, तब तो बात अलग है, नहीं तो वैसे ही नहीं बदला। ठीक है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान में पुलिस दोनों पक्ष जांच की जरूरत है। ठीक है, यानी विस्तार से पूरे मामले में जांच की जरूरत है और इस लिहाज से भी जांच होनी चाहिए कि जो पुलिस कर्मी इस पूरे मामले में संलिप्त है उन पर भी एक्शन हो। एसपी प्रवक्ता लखनऊ से हमारे साथ विवेक जी हैं, उनके पास भी चलते एक बार फिर से। विवेक जी, देखिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को बदले जाने की बात सामने आ रही है। हर बार प्रशासन पर अगर एक लिहाज से मैं सवाल करूं, सवाल खड़े कर देना क्या ठीक होता है? नहीं, बात प्रशासन पे सवाल खड़े करने की नहीं है गरिमा जी। आज तो हम कई डिबेट पे जब बैठते हैं तो भाजपा चूंकि मुद्दों पे इस तरह से फेल और निष्क्रिय होती जा रही है, तो भाजपा तो खुद प्रशासन को संदेह में खड़ा कर रही है। मैं आपको कई वक्तव्य सुना सकता हूं जिसमें भाजपा के सम्मानित पैनलिस्ट और प्रवक्ता वो खुद बताते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, अधिकारी योगी जी की नहीं सुनते हैं। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार संदेह के घेरे में आ ही क्यों रही है? आप मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित प्रावधानों को लागू कर दीजिए ना। अगर किसी संस्था की कार्यप्रणाली पे बार बार सवाल उठ रहे हैं, अगर किसी संस्था की कार्यप्रणाली में इतनी अपरिपक्वता आ गई है कि उसके सिपाही खुद ट्रेंड सिपाही आत्महत्या कर रहे हैं और उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, अधिकारियों की शिथिलता सामने आ रही है, तो मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है। आप मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रावधान क्यों नहीं लागू करते? ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कितने बार कितने आरोप लगे? आपको याद होगा एक साथ 7 आईपीएस का जब मामला उजागर किया गया था, ओपी सिंह जी डीजीपी थे, तो किस तरीके से उजागर करने वाले को प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करके। तो मुझे लगता है कि मॉडल पुलिस एक्ट 2006 में चूंकि आपके राज्य सुरक्षा आयोग का प्रावधान है, उसमें पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी का प्रावधान है जिसमें कि निचले स्तर का कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले शोषण और अधिकारियों की मनमानी और उनके किसी भी प्रकार के असंलिप्तता पे वो सवाल खड़े कर सकता है, शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर पुलिस के लोग और पुलिस के आला अधिकारी वास्तव में कानून का राज चाहते हैं तो क्या कारण है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देशों को भी लागू नहीं कर रहा? ठीक है, आपको देखिए शिकायत है और पुलिस प्रशासन को लेकर हमने कई सारे सवाल खुद महेश से भी किए। उनका कहना है कि भाई जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट होती हैं और हर मामलों में ऐसा हो ऐसा नजर नहीं आता है। खैर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल मुद्दे की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, चल लौटेंगे। देखिए, बात में हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से पलायन को मजबूर एक महिला लगातार थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसको ठीक तरीके से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। खुद उसके ही साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया और दबंगों पर कोई एक्शन न लिए जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। हमारे साथ में प्रशांत पौरुष है। प्रशांत, पूरे मामले में आपने कहा कि देखिए मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान बदल गए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, जैसा कि महेश चंद्र द्विवेदी ने भी कहा। क्या वजह है और ये दबंग जो है क्यों परेशान कर रहे हैं इस महिला को? क्या ऐसी कोई बात सामने आई? क्योंकि महेश चंद्र द्विवेदी जो कि पूर्व डीजीपी है, उनका कहना है कि पूरे मामले में संदिग्धता नजर आती है, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए जांच जो है वो ठीक तरीके से की जानी चाहिए। हाँ, मैं बता दूं, ये महिला 2 माह से परेशान थी, 2 माह के परेशान थी। उसके लगभग 21 दिन बाद इनका मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन ये मुकदमा दर्ज करने के बाद अब भी चक्कर लगा रही है। महिला इतनी परेशान भयभीत है कि महिला के जो परिवार के लोग हैं, जो पति है, महिला का पुत्र है, वो गांव में नहीं, दबंगों के डर से नहीं आ पा रहे। ये पूर्व प्रधान और इस महिला का जमीनी विवाद बताया जा रहा है। महिला ने मणिकांत पर जो आरोप लगाया 164 के न्यायालय में 64 का बयान बदलने का, ये महिला संतुष्ट नहीं है, या तो इसलिए उसने उस पर आरोप लगाया, लेकिन बयान बदलनी कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद भी पर वो आरोप लगा रही है क्योंकि यहाँ पर पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। यहाँ पर सीओ सिटी आज बोले हैं, सीओ सिटी ने कहा है कि ये पुराना मामला है और इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। क्या अब इस पूरे मामले के मीडिया में आने के बाद पुलिस के एक्शन में कोई बदलाव हुआ है? पुलिस यहाँ सक्रिय है, सीओ सिटी भी ये मौके पर पहुंच गए हैं यहाँ और महिला से मुलाकात की है
महिला को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। सीओसीटी ने बयान दिया है, ये पूरा जो प्रधान है ये एक ही परिवार के दो पक्ष हैं। ठीक है। इन्होंने पहले भी कई साल पहले विवाद भी हो चुका है जमीन को लेकर, हाँ। जमीनी विवाद बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटते हैं, विवेक जी के पास जाएंगे। विवेक जी, देखिए पुलिस की कार्यशैली कई मामलों में ऐसी हमने देखी है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार रहा है, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस दौरान एक बहुत शब्द आपके साथ जुड़ा था, वो था कि भाई गुंडा राज रहता था, पुलिस नहीं सुनती थी। लेकिन अब तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी पर जो बात कही जाती थी, समाजवादी पार्टी इस सब पर क्या कहेगी? क्योंकि पुलिस व्यवस्था जो है वो जिस तरीके से व्यवहार करती है लोगों के साथ, वो तो सवालिया निशान उठाते हैं। आपको एक बात बड़ी शिष्टाचार से स्पष्ट कर देता हूं कि हिटलर भी कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो सच दिखाई देने लगता है। जी। तो आज जो सरकार भाजपा की लगातार गुंडा राज करती थी, वास्तव में वो अपने किरदार को स्पष्ट कर रही थी, जिसको जनता समझ नहीं पाई। जितने माफिया अपराधी थे, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 114 दागी विधायक योगी जी के पहले कार्यकाल में सदन का हिस्सा थे, जिनके ऊपर गंभीर प्रवृत्ति के अपराध थे, और दूसरे कार्यकाल में उनकी संख्या 52% के आसपास पहुंच गई है पूरे मंत्रिमंडल के कार्यकाल में। इसी क्रम में अगर मोदी सरकार की भी बात करें तो लगभग 27% सांसद उनके ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर प्रवृत्ति के अपराध और दागी प्रवृत्ति के हैं, जिनमें टेनी सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने अपने अपराध को सार्थकता से साबित भी कर दिया लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि केवल कह देने मात्र से अगर कोई गुंडा और अपराधी हो जाता तो आदरणीय अखिलेश जी का इतिहास देख लीजिए। मुझे लगता है उनके ऊपर तो कोई एफआईआर इस तरह की नहीं है। अगर वो गुंडे हैं, गुंडों का नेतृत्व करते हैं, तो भाई वो तो गुंडों के सरताज होते, उनके ऊपर सबसे ज्यादा धाराएं होती है एफआईआर की। लेकिन आज सीएम और डिप्टी सीएम की बात की जाए तो मुझे लगता है उनको ये पोस्टर आज देखना चाहिए। जिस तरह से दूसरे राज्यों में जाकर के वो जंगल राज से कबीले वाली व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं अन्य राज्यों में भी, ये पोस्टर उसका साकार दृश्य दिखाता है। और मैं कहता हूं कि आगामी 5 राज्यों के जो चुनाव है, वहां की जनता को ये पोस्टर देखने चाहिए कि योगी जी एक संत होकर के कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। वास्तव में दिक्कत ये है, उत्तर प्रदेश तय कर ले पहले कि योगी जी संत है या एक राजनेता है, क्योंकि अब जो उनका स्वरूप है, एक संत मंचों से झूठ नहीं बोलता, और योगी जी हर वक्तव्य में, आज के समय में, हर बयान में, हर भाषण में राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप संत हैं तो झूठ नहीं कहेंगे, और आप राजनेता हैं तो झूठ के जुमलों को फेंकना आपकी नैतिकता में है, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हैं। भाजपा के कई शीर्ष नेता कह चुके हैं कि हम तो जुमले फेंक करके सत्ता में आए थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी मॉडल पुलिस एक्ट का जैसे नाम लिया, देखिए डीजीपी जी डिबेट छोड़कर चले गए। तो मुझे लगता है जो अधिकारी इनकी गंभीरता को समझता है, क्योंकि क्या है, एक सिंडिकेट पनप रहा है। वास्तव में मुझे तो ये लगता है कि जब कोई पीड़ित जाता है थाने और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो ऐसा लगता है कि जो दरोगा बैठा है, जो जिम्मेदार वहां बैठा है, वो उसको वाकई में अपना दामाद बनाना चाहता है, या उसके साथ उसकी कोई पुरानी रिश्तेदारी है। भाई आपका काम है निष्पक्षता से, उसी जनता के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह ले रहे हैं, और अगर कोई पीड़ित आपके पास आ गया तो उसको सम्मान देने की जगह आप उसके साथ जो व्यवहार करते हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आत्महत्या करते हैं, मैं पूछता हूं कोई अधिकारी आत्महत्या क्यों नहीं करता? कभी आप इस पे प्रकाश डालिएगा, इस पे डिबेट रखिएगा। मैं योगी जी के पहले कार्यकाल से अभी तक मैं बता रहा हूं आपको, 200 से अधिक जवानों ने आत्महत्याएं की, और सबका कारण बताया जाता है पारिवारिक तनाव। अरे जब बॉर्डर स्कीम आप हटाएंगे नहीं तो कानून का खुफिया तंत्र कैसे मजबूत होगा पुलिस का? कैसे आपको घटनाओं की पूर्व सूचना मिल जाएगी और आप उसको पहुंच करके रोक देंगे? ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि पुलिस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, और जिस तरीके से काम हो रहा है वो सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि एक लचर तंत्र है जिसका इस्तेमाल केवल और केवल राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, पुलिस पर रिपोर्ट न लिखने का आरोप लगा है, यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर एक तरफ पीड़ित महिला परेशान है और वो चाहती है कि इस पूरे मामले में एक्शन हो, और जिसके लिए उसने पोस्टर भी लिखकर चस्पा कर दिया है अपने घर के बाहर। और बात यह है कि दबंगों से परेशान एक महिला जब पुलिस के पास जाती है तो कार्रवाई नहीं होती, तब वो थक हार कर ये कदम उठाती है। प्रशांत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस दबंगों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्यों पीड़ित महिला को बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे? एक तरफ दबंग हैं जो महिला को लगातार परेशान कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार